ये पढ़ना स्टार्ट करें? किताबें हैं सबके पास? हाँ, क्योंकि बिना किताब वाला खुद भी नहीं पढ़ेगा और दूसरे को भी नहीं पढ़ने देगा। ये प्रॉब्लम है, इसलिए इनको क्लास से निकालना ज़रूरी हो जाता है। ये इतने भी नहीं है ना कि बैठ के पढ़ ही लें चुपचाप शांति से। चलो, कल हम लोगों ने 19 कितने तक पढ़ लिया था? हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें हमने कल 1909, 1919, 1932, इसके बीच में 27 का साइमन कमीशन भी आया था और 35 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो आपके संविधान का क्या कहलाता है? बेस। जब आया तो हम सबने कहा कि बकवास है, इसकी क्या ज़रूरत है। हमारे पंडित नेहरू ने, पड़ोसियों के जिन्ना ने, सबने मजाक उड़ाया, पर फाइनली हमने देखा कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें उठा के और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ कॉपी कर ली। इसका मतलब इसमें कुछ ठीक ठाक चीज़ें भी थी। 1932 में हमारे देश में सांप्रदायिक यानी कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया। सांप्रदायिक पंचाट हिंदी में कहते हैं। मैकडोनाल्ड ने कहा आप हिंदू मुस्लिम तो पहले से बटे हुए थे, कौन से सन के बाद से? 1909। फिर 19 में आप हिंदू मुस्लिम और सिख, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख और अब एससी और 11 अदर, अलग अलग, कोई अलग किसी जात पात को अलग करके बिल्कुल अलग करने का। बहुत बढ़िया, फूट डालो राज करो को सांप्रदायिक पंचाट से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन इसके विरोध में किसने भूख हड़ताल कर दी? गांधी ने। और इसीलिए एक पैक्ट हुआ जिसको आप हिस्ट्री में कहते हैं पूना पैक्ट या पूना समझौता। किन दो लोगों के साइन है इस पर? अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदू महासभा के मेंबर है। और उन्होंने दो लोगों को बैठ के, दोनों का साथ में, गांधी और अंबेडकर, इनके बीच में ये बहस करवाई और फाइनली अंबेडकर गांधी की बात से सहमत हुए कि आज़ादी के बाद हम आपको केंद्रीय व्यवस्थापिका, यानी ये मान लीजिए आज की लोकसभा में आपको आरक्षण दे देंगे। और आज आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, लोकसभा में एससी की 84 और एसटी की 47 सीट हैं। तो ये सीट कभी पहले पूना पैक्ट में वादा किया था, जो कि आपको देनी पड़ेंगी। और इसलिए जगह जगह लिखा होता है आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा। गांधी ने वादा किया था तो आपको निभाना पड़ेगा। 1935 तक शायद कल हमने बातचीत कर ली थी और मैंने बताया था जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, ऐसे सेम आर्टिकल्स थे, जैसी अनुसूचियां हैं ऐसी अनुसूचियां थी, जैसी लिस्ट है, सब कुछ सेम था ना। 1935 पढ़ लिया था, बुक से नहीं पढ़ा था, वैसे समझ लिया था। कल मैंने आपके सामने एक बात और स्पष्ट की थी। 35 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिस पर 1937 में आपके कुछ प्रांतों में इलेक्शंस हुए थे। कितने प्रांत थे ये? 11, जिनमें से 6 में स्पष्ट कांग्रेस, 2 में अलायंस गठबंधन की सरकार और 3 जिनमें पंजाब था, सिंध था और बंगाल, जिनमें कि आपकी कांग्रेस नहीं नजर आई। कोई या तो लोकल पार्टी या मुस्लिम लीग ने अपना वर्चस्व बनाया। इतनी बात हमने पढ़ ली थी। फिर 37 के बाद 1939 में आपने देखा कि बिना पूछे, बिना आपसे डिस्कशन किए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको बिना पूछे नाम डाल दिया। तो आपने कहा हम इससे इस्तीफा देंगे और आपके इस्तीफे से सबसे ज्यादा खुशी मनाई मुस्लिम लीग ने। इसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया और महज तीसरे महीने जाते ही 21, 22, 23 मार्च 1940 को स्पष्ट तौर पर इसने कह दिया हमें अलग राष्ट्र चाहिए, जिसका नाम पाकिस्तान। कल मैंने आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के भी 3 अलग नाम बताए थे। सबसे पहले 2 राष्ट्र का इकबाल नाम के आदमी ने, और अजीब बात यह है कि इन्होंने ही लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 1920 में, और तभी द्विराष्ट्र का सिद्धांत। तो 2 राष्ट्र के सिद्धांत के जनक हैं इकबाल। इसके बाद 1933 में क्या नाम था उस आदमी का? चौधरी रहमत अली, जिन्होंने कहा कि हमारे देश का जो अलग बनेगा नाम रखा जाएगा पाकिस्तान। और फाइनली 1920, 1933 और स्पष्ट तौर पर 1940 में किसने मांग उठाई? जिन्ना। और लाहौर अधिवेशन में इन्होंने कहा अब हमें पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि इलेक्शन में आपकी कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस जीत गई मतलब कहीं ना कहीं इनका नुकसान। इस तरह से जिन्ना ने स्पष्ट मांग कौन से सन में रख दी? अब ये सबको दिख रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब भी खत्म होगा उसके बाद क्लियर होगा कि भारत की पिक्चर क्या होगी। इस दौर में आपके देश ने 1942 में एक लास्ट कोशिश की क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम पर। ये महात्मा गांधी का अंतिम बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि लास्ट एक कोशिश थी भारत की आज़ादी की, और नाम से पकड़ लो भारत छोड़ो आंदोलन। यानी अंग्रेजों को अब कह रहे हैं कि अंग्रेजों तुम चले जाओ, अब यहाँ तुम टिको मत। क्विट इंडिया मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त यानी पिछले महीने, अब तो सितंबर चल रहा है, महात्मा गांधी मुंबई के एक बहुत बड़े ग्राउंड में है जिसका नाम था ग्वालिया टैंक। और महात्मा गांधी यहाँ पर, स्टेज लगता ही था जहाँ गांधी जाते थे, बड़ा स्टेज लगा हुआ है, ढेरों उच्च कोटि के लीडर्स उसमें बैठे हैं, सामने एक बड़ी भीड़ है। और महात्मा गांधी यहाँ खड़े होकर जब भाषण देते हैं तो गांधी कहते हैं अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक नारा है, करो या मरो, या तो देश को आजाद करा लो या मरना पड़े तो मर जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। गांधी जो कि अहिंसा के सख्त सख्त पक्षधर थे और कहते थे कि हिंसा करनी नहीं है, आज उस आदमी के मुंह से शब्द निकला मरो, यानी देश को अगर आजाद कराने में तुम्हें मरना भी पड़े ना तो भी चिंता मत करो। ये बहुत बड़ा साइन है कि गांधी को, अगर कोई ये सोचता है कि गांधी सिर्फ हिंसा से दूर रहने की बात करते थे, नहीं, गांधी कहते थे जरूरत के अनुसार इंसान को अपना डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए। करो या मरो, ये कंडीशन तब रख दी गांधी ने जब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि अब देश आजाद कराना ही पड़ेगा। और यही गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। 2 नारे हैं गांधी के। 8 अगस्त 1942 के। ये कहां हो रही है सारी घटना? ग्वालियर टैंक। कहां है ये? मुंबई में। और इसी टैंक को आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। इसी ग्वालियर टैंक का नाम है अगस्त क्रांति मैदान। कई बार क्वेश्चन आते हैं गांधी ने ये वाला आंदोलन कहां से शुरू किया, तो गांधी के 3 छोटे आंदोलन है और 3 बड़े आंदोलन। ये पता होना चाहिए कौन सा कहां से। अभी मैं सिर्फ एक का नाम ले रही हूं, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब सारों की बात करेंगे। तो महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से, जिसका आज नाम है अगस्त क्रांति मैदान, कारण अगस्त की क्रांति को बिल्कुल बचाया। 9 तारीख को, 9 अगस्त
जब लोग सुबह सोकर उठे ना तो पता चला महात्मा गांधी को तो रात में ही पुलिस ले गई, कहाँ ले गई किसी को नहीं पता। गांधी जो कि अगले दिन स्टार्ट करने वाले थे देश का सबसे बड़ा आंदोलन, वो रातों रात पुलिस ने उठा लिए, ऑपरेशन 0 आवर चलाया, यानी 12 बजे के बाद। और जिन जिन लोगों पे था ना कि ये आंदोलन में बड़े नेता साबित होंगे, वो सब अंडरग्राउंड कर दिए। अब लोग ढूंढ रहे हैं 9 तारीख को गांधी जी कहाँ हैं, गांधी जी कहेंगे तो आंदोलन चलेगा, गांधी जी गायब। महात्मा गांधी को ये पहले ही पता था कि अंग्रेज ऐसा करेंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया था पहले कि अपने अपने लेवल पे सब क्रांति छेड़ दो, अब हर किसी को अपने लेवल पे काम करना है। और इससे ठीक 2 साल पहले गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, कि हर आदमी अपने बिहाफ पे देश की आजादी के लिए लड़ने के काबिल बने। महात्मा गांधी को पकड़ लिया, सेकंड लाइन के जो लीडर्स थे इन्होंने काम किया। और इसी आंदोलन में एक महिला, जिसको कि आप शायद जानते भी हो, उषा मेहता, बहुत बड़ा नाम, नहीं जानते तो सुन लो, ये एक ऐसी औरत है जो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत इंटेलेक्चुअल थी। इस महिला ने यहाँ रह के सोचा कि कैसे भारत की आजादी में मैं क्या कर सकती हूँ। अब गांधी तो अंडरग्राउंड गायब है, बहुत कम लोग जानते हैं गांधी कहाँ गए। गांधी को पकड़ के और पूना में यरवदा जेल जहाँ है ना, जेल में बंद नहीं कर सकते क्योंकि इलीगल कुछ किया ही नहीं, फिर लोग वैसे धरना करेंगे, तो पकड़ के इनको एक बहुत बड़ा सुंदर सा महल है, आज भी ये महल है और आज भी देखने लायक है, इतने साल बीत गए, बहुत सुंदर, आज भी एज इट इज मेंटेन्ड है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ बहुत सुंदर देखने लायक महल, जिसका नाम था आगा खां पैलेस। आगा खान पैलेस ये जगह है, ये पूरा महल बना हुआ एज इट इज है। आज भी महात्मा गांधी की पत्नी जहाँ पे वहीं इसी के तो एक कमरे में मरी थी, उनके जो अंतिम संस्कार था ना यहीं किया गया था। तो ये बहुत बड़ा पैलेस है, राजमहल है। अगर आप घूमने जाएं तो इसके पास ही आज गांधी से जुड़ी बहुत सारी चीजें, एक छोटा सा मार्केट टाइप लगता है, वहाँ गांधी से जुड़े बहुत सारी चीजें देखने को और खरीदने को मिलती हैं। यहाँ बहुत सारी इस तरह की चीजें जो याद दिलाती है 1942 की। और गांधी का रेप्लिका मतलब वैसे का वैसा, ऐसा लगता है गांधी बैठे हो। वो कमरा जहाँ उनकी पत्नी ने अंतिम सांस ली, जहाँ इनको नजरबंद रखा गया, और वो कमरा जहाँ सरोजनी नायडू और इस तरह के बड़े बड़े लीडर्स बन रहे, आज भी ये सब देखने के लिए आम पब्लिक के लिए खुला है। ये यरवदा जेल के पास थोड़ा अंदर की गली में पड़ता है, आगा खां पैलेस। तो किसी को पता ही नहीं चल पाया गांधी कहाँ, लेकिन कुछ लोग जान गए कि गांधी कहाँ। उनमें से एक महिला थी उषा मेहता। उषा मेहता ने सोचो इंडिया में रहते हुए 1942 में मेक्सिको में कॉन्टैक्ट किया एक पूरी टीम को, जो मेक्सिको में रेडियो चलाने का काम करते थे, और इन्होंने उनसे कहा कि हमें आपका सारा सिस्टम समझना है और यूज करना है, आप हमारी मदद कर दो, आज़ादी की बहुत बड़ी लड़ाई है ये। वहां से कॉन्टैक्ट करके रेडियो का सारा सिस्टम इन्होंने इंडिया में किसी तरह मैनेज किया, मंगवाया। और इंडिया में अब आप देखो इस महल के आसपास की सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, क्योंकि गांधी यहाँ बंद है और गांधी बाहर निकले तो आंदोलन भड़क जाएगा। इस चक्कर में अंग्रेजों ने कितनी टाइट सिक्योरिटी की, उस टाइट सिक्योरिटी में इस महिला ने, इसके आसपास आज भी जंगल जैसा इलाका है, खूब पेड़ पौधे और इस तरह का, आम आदमी नहीं रहता यहाँ, उसने इसके आसपास के एरिया में कहीं अंडर ग्राउंड खुदाई करवा के और सारा सिस्टम सेट करवाया विदेशियों से, और फिर वहां से किसी तरह मैनेज करके महात्मा गांधी जो अंदर हैं, किसी अंदर के आदमी को अपने फेवर में लिया, उसको कॉन्फिडेंस में लिया, और महात्मा गांधी की आवाज, उनका मैसेज रिकॉर्ड करवाया गया। और वहां से रिकॉर्डेड जो भी ऑडियो उनके पास जिस फॉर्म में था वो बाहर लाके और यहाँ से उसको पूरे देश में भेजा गया। अब आप देखो कितना रिस्क है इस काम में, अंदर से रिकॉर्ड करवाना। अंग्रेजों की अगर नजर पड़ गई तो वो क्या हाल करेंगे, इसमें जो जो लिप्त हैं उनको तो सोच लो उनकी जिंदगी मौत बना देंगे, ऐसा टाइम था ये। और ऐसा करने के बाद जब वो सिग्नल्स जाते तो लोगों को फिर जहां जहां रेडियो ऑन हो सकता वो सुनते। जैसे एक दिन किसी ने एक ने सुना, फिर उसने 4 को बताया, 4 ने फिर 40 को बताया, ये बात फैलती चली गई। लेकिन इस फैलने वाली बात में अंग्रेजों के कान में भी तो जाएगी ना बात, उसको ये 2-3 दिन के अंदर अंदर सिस्टम सारा यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर 2-3 दिन वो गायब रहेंगे अंडरग्राउंड, किसी को मिलेंगे नहीं। फिर 2-4 दिन बाद वो फिर कहीं इसके इर्द गिर्द दूसरी जगह सेम अंडरग्राउंड खोद के कच्चा सारा काम वहां सिस्टम्स को सेट करेंगे। फिर गांधी की कोई रिकॉर्डेड इस तरह का मैसेज जो देश के लोगों को मोटिवेशनल फील कराए, वो वहां से रिकॉर्ड करके फिर यहाँ चलाया जाएगा। फिर अंग्रेज पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर इसको गायब करना है। ऐसा इस महिला ने 3 महीने तक किया। ये कितना हाई रिस्क था और इसमें मरना तय था। फाइनली ये महिला पकड़ी गई और इसको पकड़ के और जो आपका काला पानी है ना, अंडमान निकोबार सेलुलर जेल, वहां भेज दिया और बहुत टॉर्चर किया। जितने लोग थे, अकेली तो थी नहीं है, वो सारा सिस्टम जमाने वाले जो अंदर रिकॉर्ड करता होगा, बहुत सारे लोग, एक काम को करने में कम से कम 50 लोगों की हेल्प चाहिए थी। इन सबको पकड़ के और यातनाएं दी, फांसी चढ़ा दिया। महिला ये जिंदा बच गई, टॉर्चर किया, कहा कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ और तुम्हें इतनी जमीन और ये, लेकिन इन्होंने माना नहीं। फाइनली जाके जब देश आजाद हुआ तो लोगों ने कहा ये कांग्रेस का रेडियो का काम किया इन्होंने, तो इनका उपनाम पड़ गया कांग्रेस का रेडियो। तो कांग्रेस का रेडियो कौन कहलाने लग गई? उषा मेहता। उषा मेहता का बहुत बड़ा योगदान है, जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं, आम आदमी को नहीं पता कौन उषा मेहता, लेकिन एग्जाम में आता है। कांग्रेस का रेडियो उपनाम दिया गया उषा मेहता को। कौन से सन की घटना है ये? 1942। कौन सा आंदोलन चल रहा है ये? भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। ये स्टार्ट हुआ है 9 अगस्त को, लेकिन इसके लिए गांधी ने सारा बैकग्राउंड तैयार कर दिया। 8 अगस्त 1942 कहाँ शुरुआत हुई है इसकी? ग्वालियर टैंक में, जहां मैंने क्या बताया आपको, महात्मा गांधी का नारा था, करो या मरो, और अंग्रेजों भारत छोड़ो। समझ में ये इंपॉर्टेंट है। अब अंग्रेज ये बात समझ गए थे कि अब इंडियंस को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है, और वो बहुत परेशान थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लगातार 45 तक चला। 1939 से 41 फिर भी एक फॉर्मेलिटी थी, ज्यादा लड़ाइयां नहीं हुई। 1941 इस टाइम 2 बड़े ग्रुप्स थे। जब वर्ल्ड वॉर होता है ना तो 2-4 देश नहीं होते, इसमें आप मान के चलो कि 30-40-50, इसमें 62 देश शामिल थे, 62, और सारे ताकतवर देश, जिनमें 2 ग्रुप बन गए थे। एक में था ABCRF, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस, और दूसरी तरफ थे JGI, जापान, जर्मनी, इटली। इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, सहयोगी, एसोसिएट्स, ऐसे ही उन 5 के साथ। जब स्टार्टिंग हुई ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो जर्मनी ने इसका और इसका एक दोस्त था पोलैंड,
पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था जर्मनी ने। पोलैंड के आक्रमण को इन दोनों ने माना कि हमारे दोस्त पे हमला तो हम पे हमला, और इन्होंने फिर जर्मनी के किसी सलाहकार उसके सहयोगी पे अटैक किया। 2 साल ये लड़ाई खुल के नहीं हुई, और इन 2 साल में जर्मनी का हिटलर हर जगह जीतता रहा। यानी ये 5 ज्यादा लड़ाई कर ही नहीं रहे, ये चाह रहे थे लड़ाई टल जाए टल जाए टल जाए, भले ये भी नहीं है, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि हम वर्ल्ड वॉर करें। 1941 में जापान ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी गलती। जापान ने अमेरिका के शिप्स डुबो दिए। अमेरिका के शिप्स डुबोने का मतलब है वर्ल्ड की सबसे खूंखार ताकतवर जहां पे लोग रहते हैं, ऐसी प्रजाति जो दूसरे को देख के भी खुश ना हो, उनके शिप्स डुबोना मतलब आपको इसको रिपे करना पड़ेगा। जापान की ये गलती, इसने पर्ल हार्बर आइलैंड है ये, यहाँ पे शिप्स डुबोए हैं अमेरिका के, और इंग्लैंड के लोग उसमें बैठे हैं, यानी ब्रिटेन और अमेरिका। और अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ताकतवर देशों में 2 ही देश थे, या तो अमेरिका या तो अमेरिका के जहाज डुबोने का मतलब आ बैल मुझे मार की स्थिति किसने अपने सर पे ले ली? जापान। और जापान ने कहा ये गलती करके अब वो कुछ कर लेगा, उसको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। 1941 में अमेरिका ने स्पष्ट कहा अब मैं युद्ध में शामिल हूं। और इससे पहले जो युद्ध चल रहा था ना 39 से 41, इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड वॉर। डिस्गाइज्ड, इसको हिंदी में कहते हैं छद्म युद्ध। पेपर में आ जाता है ये। छद्म मतलब दिखावटी, जो सिर्फ देखने के लिए था, असली में युद्ध नहीं था। लेकिन 1941 में पर्ल हार्बर में जापान ने जो अमेरिका के शिप्स डुबोए, और जिसमें इंग्लिश या इंग्लैंड वाले लोग भी मारे गए, तो अब ये बहुत बड़ी चुनौती दे दी अमेरिका। और अमेरिका बहुत ताकतवर देश है। 1941 से कहते हैं असली युद्ध शुरू हुआ, और 41 से 45 के बीच में इन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए इन पे, डायरेक्ट इनके ऊपर, कि अब इनको खत्म करना हमारा टारगेट है। और जो अब तक उभरते उभरते जिसको ये दम्भ हो गया था कि मैं ही मैं हूं हिटलर, अब उसको कुछ ही सालों में दिख जाएगा कि मेरा अंत आ गया, क्योंकि अब उसके पीछे हाथ धोके अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस पड़ेंगे। कुछ साल क्या होगा, 1941 में भी ये सोचेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ठीक है अटैक करेंगे, लेकिन इनके सारे हथियार खत्म होने दो। एक हद तक ही हथियार रखता है ना कोई देश, जितने इकट्ठे कर रखे उनकी स्पीड से खत्म करवाओ, फिर ये अपने आप फंसेंगे। और हिटलर ये बहुत बड़ी गलती कर चुका था। सर्दियों से ठीक पहले हिटलर ने अपनी फौज भेज दी रशिया की तरफ, और रशिया में पड़ती है भयानक ठंड, ऐसी ठंड कि वहां युद्ध करना नामुमकिन है। इसकी फौज रशिया में बुरी तरह से हारी, बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो एक होता है ना, एक प्रेशर आ जाता है कि यार मैं तो हार गया। उस प्रेशर से उभर नहीं पाया रशिया, और धीरे धीरे करके हर फ्रंट पे रशिया हारता गया, हारता गया। रशिया हारता गया, जर्मनी हारता गया। तो जर्मनी के हारने से जो इन तीनों का लीडर था वो तो जर्मनी था ना, जर्मनी की हार का फायदा इन सबको मिलेगा। और कहीं ना कहीं इटली भी दबाव में और जापान भी दबाव में। जापान तो चलो एशियाई देश है, इटली जर्मनी तो साथ साथ बैठे हैं। अब ये हारने के बाद हिटलर को दिखने लगा कि मेरा अंत आ गया। और अब अंत का मतलब ये नहीं कि मैं माफी मांग लूं, अब अंत का मतलब है सफाया होगा, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जापान ने जो इसका सहयोगी है बहुत बड़ी मूर्खता कर रखी है। जब इसको दिख गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ मुझसे हो गई और मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसने एक दिन अपनी पत्नी के साथ, इसके पास एक अंडरग्राउंड हॉल था जहां ये मीटिंग्स करता था, वहां पे बहुत खास तरह के लोग जा सकते थे। कहते हैं इसने 2 बजे तक रात में वहां अपने खास आदमियों के साथ मीटिंग की, और जब 2 बजे के बाद वो सब चले गए तो उसके आधे घंटे बाद जो गार्ड बाहर खड़े थे ना, उनको गोली की आवाज आई। उन्होंने खोल के देखा तो हिटलर ने खुद को भी गोली मार ली और उसकी पत्नी को भी। सुसाइड कर लिया हिटलर ने, कारण उसको दिख गया कि अब अंत निश्चित है, मुझे मरना पड़ेगा, मेरा देश जाएगा। और जैसे ही जर्मनी का हिटलर सुसाइड करता है, जापान और इटली के एकदम से समझ में आ गया कि अब तो बात हमारे हाथ से निकल गई। इटली में सबसे बड़ा आदमी है, इसका दोस्त भी है हिटलर का, जिसका नाम है, क्या नाम था उसका, बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी, मुसोलिनी के साथ उसके सहयोगी बैठे, डिस्कशन हुआ, और फाइनली सबने कहा तेरी गलती है, तू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इनके साथ था तो बच गया, अब तेरी गलती से हम सबको भुगतना पड़ेगा, और वो हिटलर का सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकलेगा। तू मैं इतनी हो गई कि उसके दोस्तों ने, सहयोगियों ने इसको मार डाला। यानी इटली वाले ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसकी बहस छिड़ने के कारण उसका मर्डर कर दिया उसके सहयोगियों ने, और कह दिया हम तो माफी मांग लेंगे अमेरिका से, ब्रिटेन से, रशिया से। यानी देखो 2 निकल गए, जर्मनी तो खुद ही मर गया, वो इटली के हेड को उसने मार डाला। अब जापान अकेला पड़ गया, और जापान अकेला पड़ने के बाद बहुत बुरी तरह फंसेगा, क्योंकि जापान किसके खिलाफ गलती कर चुका, अमेरिका। जापान का फंसना हमारे लिए भी नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि जापान आपको भी आजाद कराने के चक्कर में था, आपके देश को ब्रिटेन के चंगुल से निकलवाने में एक बहुत बड़ा आदमी काम कर रहा था, जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को सब जानते हैं। बोस जर्मनी गए थे, जर्मनी यहाँ हिटलर से मिलने, और हिटलर के सामने अपनी व्यथा सुनाई थी और कहा था आप हमारी मदद कर दीजिए। हिटलर ने कहा देखो भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा काम है, मुझे रशिया, ब्रिटेन ये सारे देखने हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जापान तुम्हारी मदद कर सकता है। और हिटलर ने, सोचो हिटलर कितना बड़ा आदमी था 40s के स्टार्टिंग में, हिटलर अगर आपके बोस से मिलने को तैयार हुआ तो बोस में कुछ तो रहा होगा, नहीं तो ऐसे हिटलर से मिलना कोई मजाक नहीं था। जब हिटलर सर्वे सर्वा था नंबर 1 दुनिया का, उस टाइम हिटलर की और बोस की मीटिंग हुई, और सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने जापान का रास्ता दिखाया। जापान से कॉन्टैक्ट किया, जोजो नाम का आदमी जापान का मुखिया था, वहां का हेड। जोजो ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मेरा दुश्मन कौन है, ब्रिटेन, और तुम अगर उसके हाथ से निकले तो ब्रिटेन तो वैसे ही हताश हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत ही इंडिया था अगर एशिया में देखें, बाकी तो चुटपुट देश थे। अब जापान का नुकसान हमारा नुकसान, और हमारे से मेरा मतलब है किस आदमी का नुकसान है, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा, उसको जापान से कोई नहीं लेना देना। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने कहा था कि तुम एंट्री करो इंडिया में और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जापान ने इन्होंने पहले ना अंडमान निकोबार आजाद करा लिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, और इन द्वीपों पर इन्होंने भारत का झंडा, इनका झंडा था जिसपे शेर छपा होता था, आजाद हिंद फौज,
इंडियन नेशनल आर्मी INA का झंडा, इन्होंने क्या तगड़ी फौज इकट्ठी कर रखी थी, बिल्कुल ट्रेंड तरीके के लड़के, लड़कियों की भी एक पलटन इनके पास थी। इन्होंने सुभाष ब्रिगेड अपने नाम पर, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और झांसी रेजिमेंट लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, और पूरी सेना इनकी अपने पार्ट पे एक आदमी की सेना थी। इस सेना ने पहले अंडमान निकोबार जो विदेशी इसके अंडर थे इनको छीना और इनको नाम दिया हिंद स्वराज। इनका नाम था ये हिंद और स्वराज। एग्जाम में कई बार आता है कि अंडमान निकोबार का पुराना नाम क्या था, हिंद स्वराज। इनको जीतने के बाद इनकी फौज आगे बढ़ती है और फौज यहाँ मणिपुर के आसपास इन्होंने अपना झंडा भी फहरा दिया। जब यहाँ घुसे ना तो यहाँ बहुत हिली रीजन है और यहाँ वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी और मासिनराम, आपको पता भी है। वहाँ पे बहुत ज्यादा झाड़ियाँ, जंगल, जंगली जानवर, तो यहाँ अटैक के टाइम पे ना आपको फौज की जरूरत पड़ती है, एयरफोर्स की, क्योंकि जगह जगह हेलीकॉप्टर और प्लेन्स जा सकते हैं, यहाँ चढ़ाई करना आसान नहीं है। तो हमें ये था INA को, सुभाष चंद्र बोस को, कि जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो जापान के तोजो ने हमें कह रखा था कि वो अपनी एयरफोर्स की मदद हमें पहुंचा देगा। भाई यहाँ जब सैनिक पहुंचेंगे तो उनका खाना कैसे जाएगा, हथियार कैसे जाएंगे, तो फौज की मदद तो लेनी पड़ेगी एयरफोर्स की। तो ये गारंटी दे रखी थी तोजो ने। हमारी सेना घुस गई यहाँ, ब्रिटिशर्स को हमने खदेड़ भी दिया, झंडा भी फहरा दिया, लेकिन फाइनल मोमेंट पे आके जब तोजो को कॉन्टैक्ट किया गया तो तोजो ने कहा तुम्हारी मदद मैं तब करूंगा जब मैं सेफ हूँ, मैं ही फंसा हुआ हूँ। किसने फंसा दिया इसको? अमेरिका। अब अमेरिका इस पर अटैक करेगा तो ये हमारी मदद कैसे करेगा? और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब हमारी फौज इंडिया के एक हिस्से पे कब्जा कर गई थी और बस अब अगला टारगेट था यहाँ से ये गंगा घाटी का मैदान, इसमें हमें मदद चाहिए थी क्योंकि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आते? वो तो एक आदमी था ना, कोई सरकार थोड़ी था। तो उन्होंने जब ये मदद मांगी उस टाइम सोचो, घुसे हुए आपके यहाँ इंडियन फौजी बंधु जीत गए, ये यहाँ से खदेड़ दिया हमने ब्रिटिश सरकार को, इधर आ गए, लेकिन यहाँ कितने दिन टिके? ना यहाँ खाने का साधन, ना यहाँ पानी, ना यहाँ बम, ना यहाँ गोले, ये सब खत्म हो गया। और ये सब लेके हाथ से जाना पॉसिबल नहीं होता, ये तो मदद चाहिए होती है। इसीलिए यहाँ जीते हुए एरिया को जब तोजो ने मदद देने से मना किया, वापस बुला लिया INA ने, यानी आपका जीता हुआ हिस्सा भी आपके हाथ से गया। आपके हाथ से इसलिए गया क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास तो एयरफोर्स थी, इनके पास तो जहाज थे, ये तो तुरंत अपने सैनिकों को भेजते और वहाँ बम गिरवा देते। आप क्या करते? इसलिए INA के सैनिक वापस बुला लिए। तो ये जो जापान हारा ना, इसका नुकसान आपको भी हुआ। और जापान को तो बहुत बड़ा मजा चखाया अमेरिका ने, क्योंकि 2 तारीख आप सब जानते हैं, 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी, जो इनके ऊपर एटम बम का यूज किया गया। ये दुनिया में पहला एग्जाम्पल था कि कैसे किसी देश को पूरी तरह से ध्वस्त या खत्म किया जा सकता है। तो उसी दौर में फिर देखो हमारे सुभाष चंद्र बोस ताइपे जाते टाइम, यही तो था ना, ताइवान जाएंगे, जापान जाके, उस बीच में पता ही नहीं चला कि मरे हैं या गायब कर दिए गए। तो जापान की हार कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज्यादा नुकसान देके गई। अगर जापान एन मोमेंट पे हमारे साथ खड़ा हो जाता तो क्या पता 1945 के पहले ही हम देश को आजाद करा लेते, लेकिन क्योंकि मदद नहीं मिल पाई इसलिए इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ा और ब्रिटिशर्स वापस से इंडिया पे छा गए। तो 1945 के आसपास की घटना है। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर रुक तो गया, क्योंकि जापान ने 7 दिन बाद हाथ खड़े कर दिए। 6 और 9 अगस्त के 7वें दिन जापान ने हाथ खड़े कर दिए और कहा मैं युद्ध से निकलना चाहता हूं, आत्मसमर्पण कर दिया। 3 ही तो थे, JGI, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जर्मनी के हिटलर ने सुसाइड कर लिया, इटली के मुसोलिनी को उसके दोस्तों ने मार डाला, यानी अब ये 5 रह गए। कौन कौन? ABCRF। अब इन 5 ने कहा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म करते हैं, क्योंकि अमेरिका का बदला पूरा हो गया और कुछ बचा नहीं। तो इन सब ने घोषणा कर दी, वो तीनों तो पीछे हटी गए, JGI आत्मसमर्पण के बाद और सुसाइड के बाद और उसकी डेथ के बाद। अब आपके देश में 1945 को कहा गया सितंबर आते आते कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड पूरी तरह समाप्त, अब कोई नहीं लड़ रहा, सब शांत बैठ गए। इस वर्ल्ड वॉर में कहने के लिए ये 5 जीते और इन 5 में आपके ऊपर राज करने वाला ब्रिटेन भी था, लेकिन इन 7 सालों ने, क्योंकि 1939 से थोड़ी बहुत तो लड़ाई चली रही थी, इतना थका दिया इन लोगों को, इतना थका दिया कि इनको लगने लगा कि अब किसी भी देश पर राज करना बहुत भारी पड़ेगा। अगर वहां की जनता एंटी होके हमसे लड़ने लगी तो ना हमारे पास हथियार और ना उतनी ताकत। इसीलिए ब्रिटेन ने समझदारी दिखाई और इसने धीरे 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 करके अपने जितनी कॉलोनीज थी, जितने उपनिवेश थे, उन सबको फ्रीडम देना मंजूर कर लिया। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपके किसी बहुत बड़े सत्याग्रह से आजादी मिली, तो ये बिल्कुल झूठ बात थी। और अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम इस चीज को समझ पाओ, तुम्हारी आजादी इसलिए मिली क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ने इन सब की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये तो मरी गए तो खत्म हुए, उन 5 को भी खत्म बराबर कर दिया। बस वो खड़े दिख रहे हैं लेकिन अंदर से सब खोखले हो गए, सबके हथियार खत्म, सबकी सारी चीजें खत्म, इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई, सब तरफ नुकसान और घाटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे में ना तो बिजनेस चलेगा ना ही कोई नौकरियां निकलेंगी। सब तरफ जब नेगेटिव माहौल था तो ब्रिटेन समझदार निकला और ब्रिटेन ने 45 का एंड आते आते कह दिया मैं अपनी कॉलोनीज को आजाद कर दूंगा। मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, अब कॉलोनीज के ऊपर अगर हावी होंगे तो ये बेइज्जती करा के भी तो जाएगा। इसने पहले ही कह दिया हम चले जाएंगे। और इसी सीरीज में 1946 में इसने आपके देश में एक मिशन भेजा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार पेपरों में आता है। कैबिनेट मिशन 3 बड़े लोगों का मिशन था। ये 3 आपके देश में आके अंबेडकर, गांधी, नेहरू और सारे बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं देखो भाई अब हम हैं जाने वाले, हमारे जाते तुम क्या करोगे, तुम्हारे देश में कैसे सरकार चलेगी पहले सोच लो, नहीं तो यहाँ हड़कंप मचेगा। ये 3 आदमी जो कैबिनेट मिशन में आए, सबसे पहला अलेक्जेंडर, दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स, ये पहले भी आया था क्रिप्स 1942 में, लेकिन तब ये क्रिप्स मिशन का मुखिया था, अब ये मेंबर है। और सबसे लास्ट में मैं लिख रही हूँ पैथिक लॉरेंस। बेशक लास्ट लिख रही हूँ लेकिन यही आदमी इसका हेड है, ये पेपर में आता है। इसमें अभी भी एक उसने मुझे पेपर दिखाया था जिस स्टूडेंट ने, उसने ये क्वेश्चन आया हुआ था, 4 आदमियों के नाम थे और कहा कौन कैबिनेट का मेंबर नहीं था। कई बार आता है इन तीनों में से कौन मुखिया था, कौन हेड था। तो ये 3 आदमी हैं, अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस मुखिया है। ये तीनों कैबिनेट मिशन का मेंबर बन के आते हैं और ये तीनों बैठ के आपके गांधी, अंबेडकर, नेहरू को समझाते हैं कि अब अंग्रेज चले जाएंगे और अंग्रेजों के जाने के बाद देश कैसे चलेगा ये तुम सोच लो।
और कुछ लिख लो नियम, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। इसने हमें सजेशन दिया कि हमारे यहाँ रहते रहते, एकदम तो भागेंगे नहीं है, हमारे यहाँ रहते रहते अपने देश के लिए क्या बना लो, एक कॉन्स्टिट्यूशन। और इनके कहने को मान के हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा का गठन किया, जिसमें हमने 10 लाख पे एक आदमी उठा लिया कि 10 लाख को एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा। आपकी लगभग आबादी 40 करोड़ थी, 389 मेंबर्स को आपने इलेक्ट किया। ये सब पढ़े लिखे अच्छे घरों के आदमी थे जिनकी नॉलेज बहुत ज्यादा थी। इन टोटल में से 15 औरतें भी हैं, बाकी सारे आदमी हैं। और फाइनली जाके इनकी बात हमारी समझ में आने के बाद हमने अपने लिए संविधान लिखने का काम शुरू कर दिया और इन्होंने हमें ये कहा कि हम तुम्हारे देश को आजाद कर जाएंगे। तब तक इनके यहाँ भी सरकार बदली। इनके यहाँ एक पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी से समझ जाओ कि ये सबके लिए अच्छी भावना रखते होंगे, इनके नाम से दिख रहा है तुम्हें। लेबर पार्टी का मुखिया था उस टाइम पर क्लीमेंट एटली, ये वहाँ का पीएम था। और ये एटली ना भारत के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था इसके मन में, यानी इंडियंस को ये थोड़ा सा ये सोचता था बेचारे इनको एक्सप्लॉइट किया हमारे देश ने, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की 1946 में क्या कि हम लोग 30 जून 1948 को भारत को उनके सारे काम धाम सौंप के और वहाँ से वापस आ जाएंगे। किस डेट के बारे में कहा? 30 जून 1948। ये 47 में आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन आपको काम नहीं करना आता, इसलिए आपको काम समझा के जाएंगे। आपने आज़ादी किसी को मार पीट के भगा के नहीं ली है, ये आज़ादी आपने पावर को सिर्फ इन्होंने ट्रांसफर किया है। और जब कहीं सरकारी अफसर भी या सरकारी कोई आदमी भी ट्रांसफर पे जाता है ना, तो उससे पहले उसके काम को वो लिखित में सारा पूरा करता है कि मेरे बाद आने वाले को ये काम यहाँ तक का मिल जाए। तो यही काम इन्होंने किया। इन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं तुम्हारे देश से, सारी कार्यवाही इस तरह से काम होता है, इस तरह से कानून बनते हैं, इस तरह से चीजें संभलती हैं। और इन्होंने पावर अपने हाथ से उठा के 30 जून को और तुम्हारे देश के लोगों के हाथों में सौंप दी। तो आपकी आज़ादी कहने को 47 की है, लेकिन आप काम इनके अंडर ही करते रहे। और आपके पास कोई किताब तो लिख के तैयार नहीं थी, किताब लिखने में आपने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए। इसीलिए आप 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को फॉलो करेंगे। 1950 26 जनवरी जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा, आप अंग्रेजों के दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर ही काम करते रहेंगे। क्या ये कहानी समझ में आ गई? ये भारत का विभाजन है कि कब जाके भारत का बंटवारा हुआ, वहां तक की। अब भारत विभाजन को थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर बस किताब को लास्ट पढ़ लेंगे। आपका देश बटेगा ये क्लियर था, अंग्रेज बहुत पहले इसके बीज बो चुके थे जो पूरा वृक्ष बन गया, कुछ भी कर लेंगे अब आप साथ नहीं रह सकते। इसीलिए 1946 में जब अंग्रेजों ने कहा ना कि हम इंडिया को आजाद कर रहे हैं और कुछ दिनों में इंडिया आजाद हो जाएगा, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो, तो आपका कांग्रेस तो थी ही, मुस्लिम लीग ने भी कोशिश की कि चलो हम भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, हुए हारे, ज्यादातर जगह हारे, मुट्ठी भर जीते। तो मुस्लिम लीग को लगा कि अगर भारत आजाद होगा तो ये तो भारत कांग्रेस का ही रहेगा, हमारे कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने पता क्या किया, ठीक आजादी से एक महीना पहले 16 अगस्त, एक महीना नहीं एक साल, 16 अगस्त 1946 को उन्होंने कहा अब प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे हम अपने देश के लिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और ठीक एक साल बाद ये आज़ादी देख लेते हैं। 14 अगस्त 1947 रात 11:35 से पाकिस्तान में, हमारे यहाँ आधा घंटा आगे है ना टाइम, तो हमारी आज़ादी है 12:05 की। और आप 12 बजते ही क्या लिखने लग जाते हो, AM। तो हम कहते हैं हम आज़ाद हुए 15 अगस्त को और पड़ोसी आज़ाद हुए 14 अगस्त को, क्योंकि वो 11:35 को रात मान के PM लिख रहे थे और हम 12:05 को AM लिख रहे थे। ये अंतर है। पड़ोसी अपनी आज़ादी मनाता है 14 अगस्त को और हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त। इन सब के लिए ब्रिटिशर्स भी काम कर रहे थे और उन्होंने अपने यहाँ विधेयक पेश किया, बिल पेश किया। उनके यहाँ लोकसभा जो है ना, उसको वो बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, आम आदमियों की। हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने पूरा एक प्रॉपर तरीके से विधेयक रखा, बिल रखा और कहा इस तरह से भारत को आजाद करेंगे, ये काम करेंगे, ये वो। फिर उसको जल्दी जल्दी में जुलाई में पारित कर दिया। 3 जून, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1947। इसे हम कहते हैं भारत पाक विभाजन योजना। इसको सुन लो पहले, इसको कहते हैं मन बांटन योजना। मन बांट दी हमारे और पाकिस्तान के। असलियत में जिसके अंडर ये हुआ उसका नाम है माउंट बेटन। क्या नाम है उस आदमी का? माउंट बेटन। तो इसको माउंट बेटन प्लान भी कहते हैं, इसको मन बांटन योजना भी कहते हैं, इसको बाल्कन प्लान भी कहते हैं। बाल्कन, BALKAN, बाल्कन प्लान। एग्जाम में आते हैं टर्म्स, बाल्कन प्लान, माउंट बेटन योजना, मन बांटन योजना। कब पेश की गई है और ये किसके बंटवारे से संबंधित है? भारत और पाकिस्तान। जुलाई में ये अपना पेश करके और अगस्त में फाइनली आपको आज़ादी सौंप देते हैं। काम ये करते रहेंगे 30 जून 48 तक, लेकिन कहने को आप आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947। ये सारी कहानी है आपकी आज़ादी की। क्लियर सबको? ये इसको जल्दी से किताब से पढ़ते हैं। कल हम लोग पेज नंबर 16 तक शायद पहुंचे थे। देखो 16 पढ़ना था ना, पूना समझौता पढ़ लिया था, ठीक है। पेज नंबर 16 पे आ जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये पढ़ना स्टार्ट करना था शायद, 1-2 पॉइंट हो गए थे। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ लिया था। अच्छा, एक बार रीडिंग कर लेते हैं हमारा क्या जाता है। फर्स्ट पॉइंट देख लो, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक 35 का अधिनियम था। इसमें 321, 1 2 3 उल्टा लिखना बताया था ना मैंने, ये अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। फिर जो बना उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395, और 10 की जगह कितनी अनुसूचियां? 8। आगे पढ़ लो। 35 के अधिनियम ने भारत को एक संघीय राज्य बनाने की योजना बनाई, फेडरल स्टेट, जिसमें ब्रिटिश शासित प्रांतों के अतिरिक्त देशी राज्यों को भी, कल मैंने बताया होगा, ब्रिटिश भारत तो हमारा ही था, किसकी मर्जी थी आना ना आना? देशी रियासत। कितनी रियासत हमें दुखी करेंगे? 3, एक जूनागढ़, एक कश्मीर और एक हैदराबाद। आगे टिक कर लो। देशी राज्यों को भी शामिल करना। देशी रियासतों के लिए संघ में शामिल होना ऐच्छिक था, ब्रिटिश शासित प्रांतों के लिए अनिवार्य। संघीय व्यवस्था अनेक कारणों से कार्यान्वित नहीं हो सकी। इसके बाद 2-3 पॉइंट छोड़ दो, इनमें से पेपर में नहीं आएगा। नीचे से देखो, तीसरा पॉइंट, 1935 के अधिनियम में
विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, इसको अंडरलाइन कर लो। संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। क्या आज भी है ये लिस्ट? आज भी है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट सेम है, बस विषय बदल गए। अगला पॉइंट टिक करना, वायसराय भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। कब से चल रहा था वायसराय का ये नाम? 1857 की क्रांति के बाद इसका नाम वायसराय पड़ा था। अगले पेज पर आ जाओ। इसमें ऊपर से दूसरा पॉइंट टिक करना, कांग्रेस और लीग दोनों ने ही चुनाव में भाग लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्रांतों में कांग्रेस की, एक्चुअली 7 गलत है, यहाँ लिखो 6+2। 6 में तो स्पष्ट जीती थी और 2 में गठबंधन की सरकार थी, लिख लेना ये। 6 में स्पष्ट और 2 में गठबंधन। प्रांत के इलेक्शन थे तब, राज्य नहीं थे तुम्हारे। 6 में स्पष्ट बहुमत और 2 में गठबंधन। कांग्रेस की जीत हुई, कहीं लीग की, कहीं संयुक्त मंत्रिमंडल बने। तो संयुक्त में मैंने एग्जांपल 2 का बता ही दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। 35 का अधिनियम कांग्रेस और लीग दोनों ने आलोचना की, और कितनी अजीब बात है कि दोनों ने फिर किसका बेस बनाया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। जिन्ना ने भी और हमने भी। अगला पॉइंट पढ़ना, पंडित नेहरू ने इस अधिनियम की तुलना ऐसी गाड़ी से की जिसमें ब्रेक था पर इंजन नहीं था। अंडरलाइन कर लो ये, पंडित नेहरू का कहना था 35 का अधिनियम ऐसी रेलगाड़ी जिसका इंजन नहीं है तो वेस्ट है वो। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतया सड़ा हुआ बताया। देखो हमारी फितरत कितनी खराब है ना हम लोगों की, हम बुराई करेंगे खूब और फिर क्या करेंगे, फिर उसी को कॉपी कर लेंगे। जैसे इसको सड़ा हुआ कहना या ऐसी गाड़ी जिसका इंजन नहीं है, और बाद में क्या कर रहे हो, उठा के सेम चीजें कॉपी कर रहे हो। नेक्स्ट टिक करना, एटली के अनुसार, कौन एटली है ये? लेबर पार्टी का जो पीएम बनेगा, क्लीमेंट एटली, लिख लो यहाँ, लेबर पार्टी। ये अच्छा आदमी था एटली, लेबर पार्टी थी थोड़े गरीब टाइप के लोगों की। एटली के अनुसार ये अधिनियम अविश्वास पर आश्रित है, उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की। अगला पॉइंट टिक करना, 35 के अधिनियम के द्वारा भारत को एक देश और यहाँ के लोगों को एक राष्ट्र मानने के सिद्धांत की संयोगवश पुष्टि हो गई कि भारत एक देश बनेगा। 35 में ये क्लियर हो गया था। एटली की घोषणा पे आ जाओ, फरवरी 1947, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने, हाउस को पूरा लिख लो, सा नहीं लिखा, हाउस ऑफ कॉमन्स में फरवरी 1947 एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, अंग्रेज 30 जून 48 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में सेकंड लाइन टिक कर लो, वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। क्या है ये? भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय है ये, और पहला गवर्नर जनरल। यहाँ लिख लो, इस बात को लिखो, भारत का अंतिम वायसराय और आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम वायसराय और आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाओ, आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल। आजादी के बाद नहीं लिखा तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला गवर्नर जनरल तो कौन बन गया था भारत का? विलियम बेंटिक। 1833 का चार्टर एक्ट याद होगा ना, वो अलग क्वेश्चन था। चलो अगली हेडिंग पे आ जाओ, माउंटबेटन योजना 1947। क्या कहते हैं इसको? माउंटबेटन को मन बांटन। कौन से 2 देशों का मन बांट दिया? भारत और, क्या सच में माउंटबेटन ने बांटा था ये मन? ये तो बेचारा आया ही मार्च 47 में। ये मन बांटने का काम तो बहुत पहले अंग्रेज कर चुके थे, पर नाम इसका चलेगा, अंडरलाइन करो। अच्छा दिया भी था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, कार्यकाल मार्च 1947 से जून 48 तक। इन्होंने 3 जून 47 को भारत को 2 भागों, भारत और पाकिस्तान में बांटने की घोषणा की, जैसे माउंटबेटन योजना। तो भारत पाक विभाजन योजना के कई नाम हैं। किस डेट को पेश की गई है ये? 3 जून 47। इसी का नाम है भारत पाक विभाजन, इसी का नाम माउंटबेटन, इसी का नाम मनबाटन, इसी का नाम बाल्कन प्लान। कई नाम है हमारे ऋण के बंटवारे के। अगला पॉइंट टिक कर लो, 3 जून योजना, मनबाटन योजना, बाल्कन प्लान, सब इसी के नाम है ये। नेक्स्ट पॉइंट करना, अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। और तुम्हारा पहला गवर्नर जनरल कौन बना? सेम आदमी, तुमने नहीं हटाया। ऐसा ही पहले कैनिंग के साथ हुआ था ना। कैनिंग क्या था? कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और महारानी का पहला वायसराय। सेम माउंटबेटन के साथ हो रहा है, ये महारानी का अंतिम वायसराय और आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट कर लो, तो वायसराय का पद दोनों राष्ट्रों में सृजन किया गया। इस योजना के तहत, अंडरलाइन करना, द्विराष्ट्र सिद्धांत की घोषणा, द्विराष्ट्र हम और पाकिस्तान, पढ़ लो आगे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा मतलब आज का क्या हो गया? पाकिस्तान, ये बनेगा। ठीक है, आगे सिर्फ पढ़ेंगे। असम के सिलहट क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा भारत या पाकिस्तान में जाने का निश्चय किए जाने की घोषणा की गई, और बंगाल और पंजाब के विभाजन का निर्णय वहां की विधानसभाओं के ऊपर छोड़ा गया। तभी तो इतनी मारकाट मची। ये कह दिया तुम्हारी मर्जी, जैसा मन करे। तो देखा नहीं 1947 में अ ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह की, गदर मूवी का स्टार्टिंग देखा है? वो बहुत थोड़ी सी झलक दिखाता है कि ऐसा सच में हुआ था, असलियत में उससे बहुत भयानक हुआ था, जो दिखाया गया उससे बहुत ज्यादा भयानक। नेक्स्ट करना, देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी। तो जाते जाते भी हमारा खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर गए अंग्रेज, और किसको छूट दे गए? देशी रियासतें। कितनी रियासतें थी? 565। पता था कि सारी तो मानने से रही, यहाँ लिख लो 565। इनमें से कितनी पाकिस्तान में गई? 13, लिख लेना ये पॉइंट। 565 टोटल देशी रियासतें, 13 पाकिस्तान में चली गई। तो भारत की तरफ कितनी बची? 552। उनमें से कितनी भारत में शामिल होने को राजी थी? 549। 3 गड़बड़ करेंगी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य जे.बी. कृपलानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपका देश आजाद हुआ ना तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष से, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कृपलानी। इनकी कृपा से आप आजाद हुए, ऐसे याद कर लेना, लिख लो इस बात को ऊपर, लिखो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कृपलानी के पास, भारत की आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। वैसे आप किताब में देखोगे तो 47 में राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष, लेकिन वो बने थे अक्टूबर में, आप तो आजाद हो गए थे अगस्त में। तब तक किसका कार्यकाल चल रहा था? जे.बी. कृपलानी का। आगे पढ़ना कि अध्यक्षता में
14 जून 1947 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली की बैठक, गोविंद वल्लभ पंत। जब मैंने कल आपको 27 के साइमन कमीशन की कहानी सुनाई थी, कब आया था इंडिया में? फरवरी 28 में। उसमें एक लीडर मारे गए थे, कौन से? लाला लाजपत राय। तब गोविंद वल्लभ पंत को बहुत लाठियां पड़ी थी और इनका पैर टूट गया था, ये अपंग हो गए थे, जिंदगी भर इनका पैर जो है वापस ठीक नहीं हुआ था, अपाहिज हो गए थे गोविंद वल्लभ पंत। किस कमीशन के विरोध में? साइमन कमीशन। लिख लो यहाँ, अपंग, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। इनको भी बहुत ज्यादा चोट आई थी पर ये एक्सपायर नहीं हुए थे। साइमन कमीशन के विरोध में अपंग हो गए थे गोविंद वल्लभ पंत। आगे टिक करो। भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और नेहरू ने इसका समर्थन किया। अब हमें अलग होना था, ये क्लियर थी बात। अगले पेज पे आ जाओ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट कहाँ पेश किया जाएगा? कौन हमें पावर पकड़ा के जा रहा है? अंग्रेज। तो वही इसके लिए एक्ट लाएंगे। पहला पॉइंट देखो, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, अंडरलाइन कर लो, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया। जून में इन्होंने प्रोजेक्ट माउंटबेटन योजना भारत और इसको बांटने की, और फिर जाके जुलाई में अपने यहाँ पेश करके और पारित करके और अगस्त में हम आजाद हुए। यानी जून जुलाई अगस्त 3 महीने का काम था। अगला पॉइंट टिक करो। 18 जुलाई 47 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इससे अगला पॉइंट भी टिक कर लो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 15 अगस्त 47 को ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। अगला पॉइंट भी टिक कर लो। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। आप आजाद तो हुए, लेकिन आप जानते हैं 1950 तक हम डोमिनियन स्टेट थे। डोमिनियन होता है हमारे ऊपर किसकी छत्र छाया थी? महारानी ब्रिटेन। आप रिपब्लिक कब बने हैं? 26 जनवरी। उस दिन महारानी का साया आपके ऊपर से हटा, नहीं तो आप आजादी के बाद 50 तक डोमिनियन थे। आप उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा था, प्रीवी काउंसिल वहाँ लंदन में हमारे सारे काम होते थे। ये टिक कर लो, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र। अगला पॉइंट, तो भारत पाकिस्तान हो गया डोमिनियन। नेक्स्ट टिक करना, एक पॉइंट छोड़ के अगला, देशी राज्यों को भारत और पाकिस्तान में किसी भी अधिराज्य में शामिल होने या फिर स्वतंत्र रहने की छूट दी गई। कितनी देशी रियासतें थी ये? 565। इनको कह दिया तुम्हारी मर्जी, मन करे होना शामिल, नहीं तो देश बना लेना। आगे पढ़ लो, किसी भी राज्य में मिलने की स्वतंत्रता थी। अगला पॉइंट फिर पढ़ लो, दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, 2 सीमा आयोग, एक पंजाब सीमा आयोग क्योंकि पंजाब बटेगा, और बंगाल क्योंकि बांग्लादेश और हम बनेंगे, गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष सर रेड क्लिफ थे। आज भी एग्जाम में आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच वाली लाइन का नाम क्या है? यही तो नाम है उसका, रेड क्लिफ। एक्चुअल में ये एक आदमी है जिसने मैप पे वो लाइन ड्रॉ की थी कि यहाँ के इधर का भारत और यहाँ से इधर का पाकिस्तान। उस आदमी का नाम क्या था? और तब से हमने कह दिया हमारे और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ, आदमी के नाम पर। ये टिक कर लो, रेड क्लिफ। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ दो, अगले पॉइंट में पढ़ लो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 द्वारा प्रत्येक राज्य की संविधान सभा को विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार। अंडरलाइन करना, संविधान सभा देश की अंतरिम संसद बनी। तो जब तुमने ये 3 चीजें फाइनल की थी ना, 26 जनवरी को हमने क्या मनाया था? रिपब्लिक डे। उससे 2 दिन पहले डेट थी 24 जनवरी 1950। मान लो हम आज 24 जनवरी 1950 को हैं, तो यहाँ सबने कहा अब तक हम काम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रूप में, जिसको आप कहते हैं हमारी संविधान सभा। इस दिन सब इकट्ठे हुए, जब इकट्ठे हुए तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, लेकिन वहां बैठे बैठे सबने कहा आज से हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को खत्म करते हैं, क्योंकि परसों हमारा देश रिपब्लिक बनेगा और रिपब्लिक देश के पास अपनी संसद होनी चाहिए। तो अब हम किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? संसद में। और संसद ने 3 चीजें फाइनल कर दी कि 26 जनवरी को हम क्या कुछ करेंगे। हमने एक विदेशी को इनवाइट कर रखा था, अपने देश का एक अच्छा रिश्ता था बहुत पड़ोसी देशों के साथ, जिनमें इंडोनेशिया भी था। इंडोनेशिया में पुराने टाइम से व्यापार था हमारा, जावा, सुमात्रा, जब ये अंग्रेज नहीं आए थे तब से हमारे वो अच्छे जानकार थे। तो वहां का एक आदमी था डॉक्टर सुकर्णो, हमने उसको इन्वाइट किया, सर आप आइएगा, हम रिपब्लिक बनने जा रहे हैं, तो कोई चीफ गेस्ट बुलाने की प्रथा। और 1950 से अब 2021 तक, पेंडेमिक है इस चक्कर में कोई नहीं आया 2 सालों से, नहीं तो हर साल हम किसी विदेशी को इनवाइट करते थे। हमने अमेरिका, रशिया, सबके हेड्स को अपने यहाँ न्योता दे रखा है और सब आए भी हैं। क्यों आए हैं? 26 जनवरी को हम अपना प्रदर्शन करते हैं कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, 26 जनवरी की परेड देखी है तुमने टीवी में? वो अपने देश का एक साहस कि भाई हमारे पास भी सब कुछ है, वहां से हम ब्रह्मोस को भी निकालते हैं, वहां से हवाई सारी करतब करके दिखाते हैं। तो किसी एक को इन्वाइट करने का प्रोसेस कब से स्टार्ट कर दिया था? 50। और डॉक्टर सुकर्णो जब आए थे ना, तब हमने कहा था हम राष्ट्रगान गाएंगे, राष्ट्रगीत, और हमारा राष्ट्रपति उसकी टक्कर में बैठेगा। ये 3 चीजें आपने 24 जनवरी को फाइनल कर दी, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। इससे पहले ये गाए जाते थे, लेकिन इनके नाम के आगे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा था। अंतिम बैठक पे राष्ट्रपति कहा जो संविधान सभा का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही क्या बन जाएंगे हमारे राष्ट्रपति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट एनी इलेक्शन। कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कह दिया सर आप ही बैठ जाइए, प्रेसिडेंट बनेंगे। क्योंकि जब वो आदमी आएगा तो कोई हाथ तो मिलाएगा, राष्ट्रपति भवन में वो रुकेगा, वहां से उसके साथ कोई उसको लेके आएगा, तो राष्ट्रपति के रैंक का होना चाहिए। तो आपने सेम डेट 24 जनवरी को अध्यक्ष क्या बना दिया? ये राष्ट्रपति बना दिया। और राष्ट्रगान आप पहले से ही गा रहे थे, तो आपने जन गण मन को बना लिया सेम। राष्ट्रगीत आपने बना दिया वंदे मातरम, जो पहले से गा रहे थे। लेकिन एक होता है ना, हाँ आज के बाद ये नेशनल एंथम है। ये 3 चीजें, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, किस डेट पे फाइनल किए?
26 तारीख को आपने घोषणा की कि आज से भारत रिपब्लिक है और आज के बाद 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम नहीं मानेंगे और हम इस किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे। किस किताब के अकॉर्डिंग? भारत का संविधान। और इस दिन 26 जनवरी को आपने, जब सुकर्णो आए हुए थे ना, तब आपने आपके भारत के राजकीय चिन्ह को, जिसमें 4 शेर हैं, घोड़ा है, बैल या सांड या वृषभ कह लो, उसको सबके सामने कहा था कि आज के बाद भारत का नेशनल एम्बलम ये होगा। आपने हर सिक्के पर, हर नोट पर, जितने सरकारी बड़े कागजात होते हैं, इन पे देखा है ना नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जिसमें 3 शेर दिखते हैं। एक्चुअल में कितने शेर हैं? 4। और नीचे की पट्टी में एक घोड़ा बना हुआ है, एक तरफ बैल, और बीच में गाय नहीं है, बैल है, और उसके बीच में चक्र है 24 तीलियों वाला, और उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ये किस दिन फाइनल किया आपने? 26 जनवरी। 24 को 3 चीजें फाइनल की, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। ये सोच लो, इन्होंने प्रैक्टिस की होगी गाने की तो 2 दिन प्रैक्टिस में लगा दिए, ऐसा सोच लो, था नहीं। और इसने भी स्पीच वगैरह पढ़नी होगी तो इन्होंने भी 2 दिन लगा दिए। एम्बलम का कुछ नहीं करना था, सुकर्णो आए और हमने सबके सामने किया कि अब के बाद ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ये डेट समझ में आ गई? ये पेपर में आती है ना, आधों की समझ में नहीं आती, मैं 26 टिक करेंगे। 3 चीजें 24 की हैं, क्या क्या? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति। क्या 26 को हमने अपनाया अपना नेशनल एम्बलम, प्रतीक चिन्ह। फटाफट से टिक कर लो इसको। अगला पॉइंट कहां थे हम? 35 वाला पढ़ रहे थे ना? कौन सा पॉइंट पढ़ा था हमने? सचिव और वायसराय, ये पढ़ लिया? अच्छा, ये नहीं पढ़ा। अंतरिम संसद, ठीक है, अंतरिम संसद ना, यहीं पे लिख लो। अंतरिम संसद के पास लिखो 24 जनवरी 1950। तो तुम्हारी संसद किस दिन बनी है? 24 जनवरी 1950। किसको संसद बना दिया तुमने? संविधान सभा को। अगला पॉइंट टिक करना। संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 47 द्वारा भारत सचिव और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। वायसराय की सभी शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी। फिर ये गवर्नर जनरल किस दिन खत्म हो गया? जिस दिन राष्ट्रपति बना। किस दिन राष्ट्रपति बना? 24 जनवरी 1950। तुम ये भूलोगे, इस पेज के ऊपर लिखो, जल्दी से लिखो एक लाइन में। संविधान सभा की अंतिम बैठक, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की लास्ट मीटिंग, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन संविधान सभा अंतरिम संसद बन गई। इसी दिन संविधान सभा अंतरिम होता है जो कुछ टाइम के लिए आए, फिर नई संसद आएगी इलेक्शन के बाद, अंतरिम संसद बन गई। देखो 3 चीजें अपना ली, 3 चीजें अपना ली। राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ही, क्या लिखा तुमने? अंतरिम संसद बन गई और 3 चीजें अपना ली, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। इसी लाइन में आगे लिखो 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह। चिन्ह लिखना आता है? हिंदी की वोकैब में चिन्ह पूछ लेते हैं, ऐसे लिखा जाता है चिन्ह। चिहन लिखते हैं, एक आधा ऐसे लिख देता होगा चिन्ह। ये बिल्कुल गलत है, ये है मानक हिंदी। चिहन लिखते हैं, चिहन बोलते हैं चिन्ह। हाँ बीच में ही आएगा, वहां नहीं आएगा जहां बोलते हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम। कितने शेर हैं इसमें? 4। और कौन कौन से जानवर हैं? बैल और घोड़ा। तो 4 शेर, 1 घोड़ा और 1 बैल। नीचे लाइन क्या बताई? सत्यमेव जयते। कहां से उठाई है वो कहां से उठाई है हमने? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद। उपनिषद 108 किताब हैं, इनमें से एक है मुंडक उपनिषद, कहीं काष्ठक उपनिषद, बहुत सारे, मांडुक्य उपनिषद। मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद से आपने ये वर्ड लिया है। कौन सा? सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही जीत होती है अंत में, सत्यमेव जयते। चलो आगे फटाफट से टिक कर लेंगे बचे हुई चीजों को। तो सभी शक्तियां गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट पढ़ लो 35 का, ये संचालित कर लिया हमने टिक मार्क, 35 वाला नहीं किया ना। इस अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई, ये अंडरलाइन करना, कि जब तक दोनों अधिराज्यों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक दोनों अधिराज्य, हमें अधिराज्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम देश कब बनेंगे? जब हम क्या बन जाएंगे? रिपब्लिक। उससे पहले हम डोमिनियन स्टेट हैं। कब तक रहेंगे? 25 जनवरी 1950 तक। ये टिक कर लो। जब तक दोनों अधिराज्यों के शासन का संचालन 35 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलेगा। तो ये 35 का अधिनियम 1950 तक चला। किस दिन फिर हमने कह दिया हम इसकी नहीं सुनेंगे अपनी? 26 जनवरी, जिस दिन आपने कहा कि आज हम रिपब्लिक बन गए। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय अधिराज्य के पहले गवर्नर जनरल बने और नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। क्या ये इलेक्टेड पीएम थे नेहरू? इलेक्शन कब हुए आपके? इलेक्शन 1951 में जाके, जिनका रिजल्ट कब आया? 52 में। यहाँ लिख लो ये बात, लिखो पहले आम चुनाव, ताकि तुम्हें याद रहे कि 3-4 साल तो बिना इलेक्शन के जीत के बैठे थे ये। पहले आम चुनाव सितंबर 1951 में शुरू हुए। सितंबर 1951 में शुरू हुए, जो मार्च अप्रैल 1952 तक चले। क्योंकि तब कोई मशीन नहीं थी ना ईवीएम, तब तो सारा काम सोचो कितना पहली बार कर रहे थे, बड़ा मुश्किल दिखता था। जो मार्च अप्रैल 1952 तक चले। तो उसके बाद इलेक्टेड पीएम कौन बना? नेहरू। वैसे 47 में झंडा किसने फहराया? नेहरू ने। 48 में, 49 में, 50 में, 51 में, फिर 52 में इलेक्शन में जीत के इन्होंने झंडा फहराया। तो 52 से 62 तक इलेक्टेड थे, 64 तक भी इलेक्टेड थे। लेकिन इलेक्शन में तीसरी लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए। 62 में चीन ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, इसलिए सिर्फ 2 लोकसभाएं देख के गए हैं। ये कौन कौन सी? पहली और दूसरी। चलो आगे टिक कर लो, अगले पेज पर आ जाओ। लास्ट, भारत के अंतिम और पहले भारतीय व्यक्ति गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल इंडियन, सी राजगोपालाचारी। पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या इनको भारत रत्न मिला है?
1954 में पहली बार आपके देश में भारत रत्न दिया गया, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, और 3 लोगों को भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति भवन में दिया गया, और इन तीनों में से सबसे पहला नाम बुलाया गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो उस टाइम देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जिनकी याद में 5 सितंबर 1962 से तुम टीचर्स डे मना रहे हो। दूसरा नाम लिया गया था CV रमन, जो पहले फिजिक्स में नोबेल पाने वाले इंडियन है। बहुत बड़ी बात है, फिजिक्स अब भी समझना मुश्किल है आधे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और इस आदमी को 1930 में आपके देश को वर्ल्ड में एक जगह दिला दी, जबकि आप आजाद भी नहीं थे। वर्ल्ड ने माना कि बहुत ज्ञानी आदमी है CV रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, फिजिक्स का पहला नोबेल पाने वाला फर्स्ट इंडियन। इससे पहले 1913 में लिटरेचर का ले आए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन वो लिटरेचर का था, कहानी कविताएं लिखने का। इनको मिला है फिजिक्स का पहला, और तीसरा नाम था C राजगोपालाचारी। इससे ये समझ जाओ कि सारे कितने बड़े आदमी होंगे। तो ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल हैं। 1954 से भारत रत्न मिला, 3 लोगों को इकट्ठे मिला। चलो अगला टिक करना, यहाँ लिख लेना, भारत रत्न प्राप्त करता राजगोपालाचारी के पास। अगला पॉइंट टिक कर लो, 15 अगस्त 47 से 26 जनवरी 50 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन का मतलब हमारे ऊपर कौन? महारानी ब्रिटेन। किस दिन हमने कहा अब हम ही सब कुछ है, हम संप्रभु हैं? 26 जनवरी, क्योंकि हमारे पास कौन सी किताब आ गई थी? संविधान, जिसको हमने लिखना किसके कहने पे स्टार्ट किया था? कैबिनेट मिशन। कब आया था भारत? 46 में। कितने आदमी थे? 3। पैथिक लॉरेंस मुखिया, स्टैफर्ड और एलेक्जेंडर। इंपॉर्टेंट है ये। चलो आज ये कंप्लीट हुआ।